हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आरपीएससी टीचर्स में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने दो संप्रदाय की डिटेल्स पढ़ी थी। आज हम आगे चलेंगे और आगे हम आज संज्ञानवाद, समग्रवाद, संपूर्णवाद, पूर्णवाद या फिर गेस्टाल्टवाद इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञानवाद को ही समग्रवाद कहते हैं, संपूर्णवाद, पूर्णवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। देखिए दोस्तों, ये जो नाम है गेस्टाल्टवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संज्ञानवाद, और वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अधिकतर जो है गेस्टाल्टवाद के नाम से एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं। समग्रवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, वैसे आपको अगर आप सारे ही नाम ध्यान में रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो संस्थापक थे वो कौन थे? मैक्स वर्दीमर। दोस्तों याद होगा, मैक्स वर्दीमर वर्दी पहन के वो छत पे बैठा था, कॉलर वाली वर्दी थी, कोफ्ता था हाथ में, और क्या कर रहा था? घर का लेवल ले रहा था, है ना दोस्तों? याद आया कुछ? तो मैक्स वर्दीमर जो है इसका संस्थापक है, जो कहाँ के थे? जर्मनी के। चलो इसके अंदर पढ़ते हैं अब हम। इस संप्रदाय का आरंभ जर्मनी सन 1911 और 12 ईस्वी में हुआ था। गेस्टाल्टवाद शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से मानी जाती है। जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से मानी जाती है, जिसका कि अर्थ, जो ये गेस्टाल्ट शब्द है, इसी का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण, समग्र और पूर्ण का। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये याद रख लो कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, इस शब्द का मतलब ही क्या होता है? संपूर्ण, समग्र और पूर्णकार। यहाँ हमने अगर ये याद कर लिया ना, तो हमको इसके जो नाम है इतने सारे वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऑटोमेटिक याद आ जाएगा गेस्टाल्टवाद तो समग्र, संपूर्ण और पूर्णकार होता है, क्योंकि इसके नाम का ही अर्थ ये होता है। ठीक है, इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार प्लस चेतना का मनोविज्ञान, दोनों का विज्ञान है। अब जो पहले वाले संप्रदाय हैं, मैं एक बार आपको ये याद दिला देती हूँ। जैसे संज्ञानवाद है, सबसे पहले वाला कौन सा? संरचनावाद संप्रदाय। उन्होंने किसको अपना आधार बताया था? अध्ययन का जो आधार था वो क्या था? संवेदना था। फिर आता है प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद। उन्होंने क्या बताया? क्योंकि संवेदना का कार्य बताया, उन्होंने क्या बताया? कार्य, प्रत्यक्षीकरण को। फिर आता है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद उन्होंने क्या बताया? व्यवहार को अपना आधार बताया। अब जो संज्ञानवाद आता है, संज्ञानवाद, समग्रवाद, संपूर्णवाद, पूर्णवाद और गेस्टाल्टवाद जो आता है, इन्होंने अपने इनके अनुसार जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार और प्लस चेतना दोनों का विज्ञान है। ठीक है ना, व्यवहार और चेतना दोनों का ही इन्होंने क्या माना? विज्ञान इसको माना है। अब देखो यहाँ पे, देखो संवेदना हो रही है। ठीक है, अपने जो ज्ञानेंद्रिय है वो क्या करा रही है? मस्तिष्क को संवेदना करा रही है। फिर संवेदना का कार्य क्या हो रहा है? प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों ये याद रख लो, आपको सारे संप्रदाय जो है वो याद हो जाएंगे। देखो दोस्तों कैसे, अब ये इंद्रिया है, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय है, मस्तिष्क को क्या करा रही है? संवेदना करा रही है। अब संवेदना का कार्य क्या है? प्रत्यक्षीकरण। अब सिर्फ संवेदना है तो कौन सा? संरचनावाद। अब इसका कार्य आ जाएगा प्रत्यक्षीकरण, तो कौन सा? प्रकार्य। अब इसके भी आगे जो है सूझ या फिर अंतर्दृष्टि, जो इन्होंने क्या माना? संज्ञानवाद ने किसको माना? अब ये जो तीन चीज़ें हैं, इन तीनों को आगे संज्ञानवाद ने ही माना है। अब इसके आगे जो है प्रत्यक्षीकरण हुआ, किसी इंसान का प्रत्यक्षीकरण जैसे हमने किया, पहचान है, नाम, पहचान और व्याख्या। अब क्या करेगा? सूझ होगी। ठीक है ना, सूझ या फिर अंतर्दृष्टि। सूझ होगी जब भी इसके आगे क्या हो जाएगा? सूझ के बाद में संज्ञान हो जाएगा, उसके बारे में क्या आ जाएगा? ज्ञान आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण हुआ कि भाई हमें नाम, ठीक है, पहचान और फिर व्याख्या, ये हो गई। ये क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण हो गया हमें। अब प्रत्यक्षीकरण के बाद में सूझ होगी। ठीक है ना, सूझ आएगी जब भी, फिर उसके बाद में क्या होगा? संज्ञान हो जाएगा कि भाई अब हाँ ठीक है, अब इस आदमी के बारे में अब जैसे देखेंगे हम, अब सीधा हमें इसके बारे में क्या आ जाएगा? संज्ञान हो जाएगा कि हाँ हम अब नेक्स्ट अब कभी उस आदमी को देखेंगे तो वापस से संवेदना होगी क्या? प्रत्यक्षीकरण होगा क्या? सूझ होगा क्या? इनमें से कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट सीधा क्या होगा? संज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना, संज्ञान यानी वो डायरेक्ट पहचान जाएगा कि अरे हाँ यार ये तो वो है, और इसके बारे में भी सब उसको याद आ जाएगा। अब संज्ञान हुआ, उसके बाद समस्या समाधान होगा। ठीक है, अब संज्ञान हो जाएगा, उसके बाद ही उसके बारे में कुछ आगे सोचने को कि भाई क्यों आया है, कैसे आया है, इसको क्या काम हो सकता है,
ऐसे करके इसका समस्या समाधान होगा। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। अब जैसे किसी आदमी के बारे में, आदमी को देखा आँख ने, ठीक है, देखा तो उसको क्या हुई, संवेदना हुई उससे कि भाई ठीक है, संवेदना हुई। फिर उसके बाद में उसको प्रत्यक्षीकरण यानी कि नाम, पहचान और व्याख्या हुई। प्रत्यक्षीकरण हुआ, फिर उसको सूझ हुई कि भाई ठीक है, आदमी है ये, है ना, और इसका नाम ये है, वो है, ये व्याख्या है, ये भी वो हो गया, सूझ हो गई। फिर सूझ होने के बाद में इसको क्या हो गया, संज्ञान हो गया। अब ये जब भी इस आदमी को देखेगा दोबारा तो इसको ये सब नहीं होगा, सीधा संज्ञान हो जाएगा, और फिर संज्ञान होगा तो फिर इसका समस्या समाधान होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा ये जो डायग्राम है ये गेस्टाल्टवाद के लिए हमें ये याद रखना है। और इसी में हम तीन आगे दो, प्रत्यक्षीकरण संवेदना से हमें दो याद रहेंगे, संवेदना से संरचनावाद और प्रत्यक्षीकरण से प्रकार्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं। ये संप्रदाय पूर्णता पर समग्र संपूर्ण पर बल देता है। पूर्णता या फिर समग्र या फिर संपूर्ण पर बल देता है। यह संप्रदाय पूर्ण से अंश की ओर कार्य करता है। जो संज्ञानवाद है वो पूर्ण से अंश की ओर कार्य करता है। दोस्तों, इस संप्रदाय ने व्यवहारवाद संप्रदाय का विरोध किया था। जो व्यवहारवाद था उनसे इन्होंने विरोध किया था संज्ञानवाद ने। ठीक है, व्यवहारवाद संप्रदाय क्या कहता है और जो संज्ञानवाद या फिर गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है वो क्या कहता है। देखो, व्यवहारवादियों ने तो व्यवहार पर बल दिया था, तो व्यवहार पर बल दिया था, लेकिन किस किस के, मानव, पशु और पक्षी, तीनों के ही व्यवहार पर जो है व्यवहारवाद ने बल दिया था। लेकिन जो गेस्टाल्टवाद है इन्होंने ओनली ऑन मानव पर बल दिया। ठीक है, जो मानव पशु पक्षी आएंगे तो किस में जाएगा, व्यवहारवाद, और केवल मानव आएगा तो गेस्टाल्टवाद। मानव को यंत्रवत मानता है। जो व्यवहारवाद है वो मानव को जो है यंत्रवत मानता है, और गेस्टाल्टवाद क्या मानता है, यंत्रवत नहीं मानता है। जो व्यवहारवाद है वो यंत्रवत मानता है और जो गेस्टाल्टवाद है वो यंत्रवत नहीं मानता है। अब जो उद्दीपक, अनुक्रिया और वातावरण और पुनर्पलन पर इन्होंने जोर दिया था। जो व्यवहारवाद थे उन्होंने उद्दीपक, अनुक्रिया, वातावरण और पुनर्बलन, इन पर इन्होंने जोर दिया था। लेकिन जो गेस्टाल्टवाद थे उन्होंने किस पे जोर दिया था, बुद्धि, संज्ञान, सूझ और समस्या समाधान की प्रणाली पर इन्होंने बल दिया था। दोस्तों ये जो संज्ञानवाद है ये बहुत हमारे जो नॉर्मल जो जीवन में है ये संज्ञानवाद ही काम में आता है। बुद्धि, संज्ञान, सूझ, समस्या प्रणाली, इन्हीं सब से हम रूबरू होते रहते हैं जब भी। तो ये जो व्यवहारवाद है इन्होंने उद्दीपक, अनुक्रिया, वातावरण, पुनर्बलन पर जोर दिया था। दोस्तों, ये सब हम आगे जब इनके प्रयोग पढ़ेंगे, जब हमें अच्छे से ये याद हो जाएंगे कि उद्दीपक, अनुक्रिया, वातावरण पर इन्होंने जोर दिया था, और गेस्टाल्टवाद ने बुद्धि, संज्ञान, समस्या समाधान प्रणाली। अब आता है पांचवा संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद। किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। मन के इन्होंने तीन भाग बताए थे मन के, कि इस वाद की स्थापना नैदानिक परिस्थितियों से हुई या फिर चिकित्सा शास्त्र से हुई थी। यही जो वाद है इसकी जो है स्थापना नैदानिक परिस्थितियों से हुई या फिर चिकित्सा शास्त्र से मानी जाती है, केवल और केवल मनोविश्लेषणवाद की। बाकी सभी संप्रदाय की स्थापना जो है दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, केवल मनोविश्लेषणवाद की जो स्थापना है वो नैदानिक परिस्थितियों से या फिर चिकित्सा शास्त्र से मानी जाती है, और जबकि सारे संप्रदाय हैं उनकी स्थापना दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। प्रथम इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, एक तो मनोविश्लेषणवाद, द ईगो एंड इड और अचेतन मन, ये जो है सिगमंड फ्राइड की बुक्स है। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद ये तो हमारे संप्रदाय का ही नाम है, तो ये हमें इजी हो जाएगा कि सिगमंड फ्राइड ने ही ये पुस्तक लिखी है, द ईगो एंड इड और अचेतन मन। अब दोस्तों, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो आपको ये भी याद हो जाएंगे कि जो मनोविश्लेषणवाद के जो संस्थापक थे सिगमंड फ्राइड, इन्होंने ही अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन माना, तो अचेतन मन इन्होंने ही बुक लिखी है। और द ईगो एंड इड ये व्यक्तित्व के अंग हैं जो इन्होंने इन मन से जोड़ा है इनको, तो इसलिए ये भी हमें याद रहेगा कि द ईगो एंड इड जो पुस्तक है वो भी इनकी सिगमंड फ्राइड की। दोस्तों, इन्होंने जो ये इड, ईगो ये हैं, इनको क्या अपने मन की जो इन्होंने भाग बताए इनके साथ इनको जोड़ा है, तो इसलिए
द ईगो एंड इड पुस्तक भी किसने दी? सिगमंड फ्राइड ने, और अचेतन मन भी सिगमंड फ्राइड ने। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। देखो, इन्होंने अपने जो मन था उनके मन की 3 भागों में विभाजित किया था। क्या क्या? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये भाग है वो हमारा इतना, मनुष्य का जो इतना पार्ट है वो है चेतन मन, ठीक है। और जो ये वाला रेड वाला पार्ट दिख रहा है सबको, ये है हमारा अर्धचेतन मन। इतना सा ही होता है, एक पर्दे जैसा है। चेतन और अर्धचेतन के मध्य में एक पर्दे जैसा काम कर रहा है अर्धचेतन मन, ठीक है। भावना, अब जो अचेतन मन है, बाकी का पूरा पार्ट क्या होता है? अचेतन। देखो दोस्तों, जो अचेतन मन होता है वो जन्मजात होता है और 90% होता है हमारे, ठीक है। और अचेतन मन 90%, और अर्धचेतन मन होता है और चेतन मन होता है वो 10% होता है। अर्धचेतन मन तो एक तरह से एक झिल्ली की तरह होता है, बिल्कुल पतला। हम माने कि अर्धचेतन एक पर्दे जैसा होता है, ठीक है। और व्यक्ति का जो घनिष्ठ मित्र होता है वो अर्धचेतन मन ही माना जाता है। और अर्धचेतन मन जो है वो वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है, और चेतन मन होता है वो नैतिक। दोस्तों ये यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, मैंने आगे इनको बहुत अच्छे से समझाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने मन के 3 पार्ट बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अचेतन जन्मजात है और चेतन मन नैतिकता के नियम पर आधारित है। अर्धचेतन जो है वास्तविकता के नियम पर आधारित है। और जो अचेतन मन है वो जन्मजात होता है, लेकिन अर्धचेतन और चेतन मन है वो दोनों क्या होते हैं? अर्जित होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो अचेतन मन है उससे हमारे जो ये व्यक्तित्व के अंग हैं ये कौन कौन से जुड़े होते हैं? अचेतन से तो हमारा इड या फिर अहम जुड़ा होता है, और अर्धचेतन से हमारे ईगो या फिर अहम, ठीक है। ईगो को भी हिंदी में अहम बोलते हैं और इड को भी अहम बोलते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इंग्लिश जो नेम है वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो इड है वो हमें कंफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन अहम हमें कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि ईगो को भी हिंदी में अहम और इड को भी अहम। तो इड से आ जाएगा अचेतन मन, ईगो से है हमारे अर्धचेतन मन, और सुपर ईगो यानी परम अहम आते ही चेतन मन, ठीक है। ये हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये टेंशन की जरूरत नहीं है कि हमें याद नहीं हो रहे यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ देखो कि जो अचेतन मन है, अचेतन मन में क्या क्या आता है? भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, यौन ऊर्जा, दमित इच्छा, असामाजिकता, अनैतिक, अमर्यादित, ये सारे हमारे क्या होते हैं? अचेतन मन। और ये बाल्यावस्था में भरपूर होता है अचेतन मन। और ये अगणित जो गहराइयाँ हैं वो सब कहाँ आती है? अचेतन मन में। और जो आनंद का नियम है वो कहाँ मिलता है? अचेतन मन में, ठीक है। इसको आनंद का नियम भी बोलते हैं। दोस्तों भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, यौन ऊर्जा, दमित इच्छा, असामाजिकता, नैतिकता, अमर्यादित, ये सब कहाँ आते हैं? अचेतन मन में, ठीक है। अचेतन मन क्या होता है? आनंदवादी मन, सुखवादी मन, तार्किक मन, और विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मन है। ये छोटे छोटे बच्चों में इनकी जो है प्रधानता होती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम आगे इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।